तो अभी हम लोगों ने इस अध्याय का अध्ययन किया और आइए अब बारी है इस अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करने की। तो आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास, और अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन जो है, असत्य कथन को हमें क्या करना है, पहचानना है। अभिक्रिया जो दी गई है वह है लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से कराई जा रही है तब हमें परिणाम स्वरूप लेड या सीसा जिसे हम कहते हैं शुद्ध रूप में प्राप्त हो रहा है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह उत्पन्न हो रही है। तो इस तरीके से यहां पर यह अभिक्रिया है और यहां पर चार कथन है। सीसा अपचयित हो रहा है, बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी कार्बन उपचयित हो रहा है, डी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और यहां पर हमें ऑप्शन है ए पहला, ए एवं बी, ए एवं सी, ए बी सी तथा सभी। अब इसमें से हमें जो असत्य कथन है, इस असत्य कथन को हमें क्या करना है, इस असत्य कथन को हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को पुनः हम लोग लिख कर देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि जब लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया यानी लेड ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के साथ में गर्म कर रहे हैं तो परिणाम स्वरूप हमें लेड तथा क्या प्राप्त हो रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। यहां पर इस अभिक्रिया में हम जानते हैं कि इस अभिक्रिया के इस ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है, इस लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और राइट हैंड साइड जो होता है, राइट हैंड साइड पर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अर्थात क्या हो रहा है कि यहां पर यह जो अभिकारक है आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जो कुछ भी बदलाव होगा वो इन्हीं दो में होगा, है ना, यह याद रखना है हमें। जो कुछ भी बदलाव होगा वह इन्हीं दो में होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो लेड ऑक्साइड से लेड का निर्माण हो रहा है, तथा यदि हम यहां पर ध्यान से देखें तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अर्थात लेड ऑक्साइड से लेड का निर्माण हो रहा है। और हम जानते हैं कि लेड ऑक्साइड से लेड का बनना क्या है, इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे रिडक्शन, या जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अपचयन होना, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसका अपचयन हो रहा है। तो यहां पर लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, इस लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। इस लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहां पर यदि हम इसी अभिक्रिया का दूसरे हिस्से की बात करें तो यहां पे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या जिसे हम उपचयन कहते हैं, वह हो रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो क्या हो रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, बी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी कार्बन उपचयित हो रहा है, और डी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर यह जो दो कथन है वह सत्य है, और यहां पर यह जो दो कथन है वह क्या है, असत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला ए एवं बी, यानी यहां पर नीचे दिए गए जो कथन है, नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से ए तथा बी जो है, यानी उक्त ऊपर दिए गए जो कथन है उसमें से ए तथा बी जो है यह असत्य कथन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न, यहां पर एक अभिक्रिया दी गई है और कहा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, और हमारे पास में ऑप्शन है संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन और विस्थापन। तो आइए इस अभिक्रिया को हम लोग लिखकर, जी हां, इस अभिक्रिया को हम लिखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अभिक्रिया है Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, है ना। यहां पर क्या हो रहा है कि
आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब एल्युमिनियम धातु के साथ में हो रही है विशेष परिस्थितियों में, तब परिणाम स्वरूप यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जो आयरन जो है यानी लोहा जो है वह यहां पर प्राप्त हो रहा है। यदि आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यह जो एल्युमिनियम है यह आयरन की जगह ले रहा है, अर्थात इस एल्युमिनियम ने क्या किया, इस आयरन को यानी लोहे को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है और खुद उसकी जगह आकर जुड़ गया है। तो हमने इसका अध्ययन भी किया हुआ है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। आइए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हम जानते हैं कि यदि हम यहां पर जो लिखा गया है वह शब्द में लिखा हुआ है, वाक्यों में लिखा है, इसे हमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दर्शाना होगा। और जब हम इसे रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दर्शाते हैं तो क्या होगा, यहां पर लौह चूर्ण, हम जानते हैं लोहा चाहे वह बड़े टुकड़ों के रूप में हो या चूर्ण के रूप में हो, उसे हम लोग Fe के माध्यम से ही दर्शाते हैं। तो यहां पर लौह चूर्ण जो है वह Fe इसका संकेत होगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हम जानते हैं कि जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसे हम लोग HCl से दर्शाते हैं। उसे हम किससे दर्शाते हैं, HCl से दर्शाएंगे। और जब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं तो हम जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है लोह चूर्ण जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप जो है यह FeCl2 तथा H2, जी हां, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो यहां पर क्या होता है, जब Fe हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो परिणाम स्वरूप क्या बनाएगा, परिणाम स्वरूप यहां पर जो हमें प्राप्त होगा वह होगा फेरस क्लोराइड प्लस H2। और हम इसे चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं। यहां पर हमने इस तरीके से यदि HCl के आगे 2 लिख दिया तो यह बैलेंस हो गया। आइए देखिए अब हम लोग कथन पढ़ते हैं। A, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। B, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। C, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। D, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो क्या हो रहा है कि जब हम इस Fe को, है ना, यहां पर क्या होता है, जब इस आयरन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो परिणाम स्वरूप FeCl2 बन रहा है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो यहां पर क्या है, यह दिया हुआ है कथन A में, यानी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा A। चौथा प्रश्न, जी हां, और लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम लोगों ने जो है समीकरणों को संतुलित करना भी सीखा। तो इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं, उत्तर क्या लिख सकते हैं, ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण, ऐसे समीकरण जिनमें अभिकारक, जिनमें अभिकारक एवं उत्पादों में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है, उन्हें संतुलित, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग संतुलित समीकरण, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। इसका अगला हिस्सा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि
हम क्यू की से चालू कर रहे हैं, क्यू की संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का ह्रास नहीं होता है ना? जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का ह्रास नहीं होता है। अर्थात उत्पाद अभिकारकों में जितने तत्वों के परमाणु है उतने ही तत्वों के परमाणु या अणु जो है उत्पादों में भी रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? समीकरणों को हमें संतुलित करके लिखना अति आवश्यक होता है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। और हमारा पहला जो कथन है वह है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। हमारा कथन क्या है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो आइए इसे हम लोग अगली स्लाइड पे लिखे कि जो हमारा ए था उसमें क्या था कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्या करता है? संयोग करता है, तब क्या बना रहा है? तब अमोनिया बना रहा है। तो यहां पर N2 नाइट्रोजन गैस, H2 यानी हाइड्रोजन गैस और NH3 जो है वह अमोनिया है। तो इस तरीके से जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में विशेष परिस्थितियों में क्या करती है? अभिक्रिया करती है, तब यहां पर अमोनिया का निर्माण होता है। तो इसे हमने समीकरण तो लिख दिया किंतु इसे हमें कैसे लिखना है? इसे हमें संतुलित करके लिखना है। तो संतुलित करके लिखने के लिए देखिए क्या है, हम जानते हैं कि दोनों तरफ जो है नाइट्रोजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अलग अलग है। तो हम लोगों ने समीकरणों को संतुलित करना सीखा। मैं चाहता हूं कि इन समीकरणों को आप लोग भी संतुलित करने की कोशिश कीजिए और संतुलित करने के पश्चात आपका जो उत्तर है वह यहां पर इस उत्तर से क्या कीजिए? इसका मिलान करने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम लोग यदि इसे संतुलित करें तो यदि हम यहां पर 2 लिख दें और यहां पर यदि हम 3 लिख दें, यदि हम यहां पर 2 लिख दें और यहां पर यदि हम 3 लिख दें, हाइड्रोजन के आगे 3 तथा इस अमोनिया के आगे 2 यदि लिख दे, तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो नाइट्रोजन की संख्या एवं हाइड्रोजन की संख्या वह क्या हो गई? वह संतुलित हो गई। तो इस तरीके से यह एक संतुलित समीकरण बन गया। आइए अब हम कथन ब देखते हैं कथन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या है कथन? कथन है कि जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखिएगा H2S जो है यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और यह खासकर यदि हम देखें तो कोई सड़ा हुआ अंडा कभी आपने देखा होगा या कई बार ऐसा होता है कि जो अंडे खाते हैं और कई बार उसमें खराब अंडे हो जाते हैं, तो जो खराब अंडे की में से जो बदबू आती है वह मुख्यतः हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण होती है ना? तो जब इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जब वायु में दहन होता है, वायु में दहन का मतलब है कि इसकी हम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जब हम लोग वायु में दहन करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें सल्फर डाइऑक्साइड
तथा क्या प्राप्त हो रहा है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल के अणु की प्राप्ति हो रही है। आइए कथन को हम लोग एक बार फिर से पढ़ ले कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहां पर इस कथन का यह समीकरण होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब हम वायु की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं तो परिणाम स्वरूप H2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा जल यानी H2O प्राप्त होता है। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें इन्हें संतुलित करना है ना। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग संतुलित करेंगे। तो यदि आप अभी देखें तो यहां पर इस तरफ 2 ऑक्सीजन है, उस तरफ 3 ऑक्सीजन है ना, 2 यहां के 1 वहां पर। इस तरफ हाइड्रोजन जो है वह क्या है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, उस तरफ हाइड्रोजन 2 है। इस तरफ सल्फर 1 है, उस तरफ भी सल्फर 1 है। लेकिन यहां पर जो असंतुलित है वह क्या है, जो असंतुलित है वह क्या है, वह है ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पर 3 ऑक्सीजन है। तो आइए आप भी कोशिश कीजिए मेरे साथ में, और मैं भी कोशिश करता हूं कि इसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने बुक में, अपने कॉपी में, नोटबुक में संतुलित करने की कोशिश करें। तो आइए बैलेंस करें। यदि हम यहां पर 2 लिख देते हैं तो फिर हमें सल्फर पर भी यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर 2 लिखना होगा। और फिर हमें इससे बैलेंस करने के लिए यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो उसके लिए हमें यहां पर 2 लिखना होगा। अब हमारे पास में ऑक्सीजन जो है वह 4 2 6 हो गए। तो यदि हम यहां पर 3 लगा दें तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा संतुलित। तो यहां पर क्या होगा, जब हम यहां पर जो है 2H2S की अभिक्रिया 3O2 के साथ में कराएंगे तब हमें यहां पर परिणाम स्वरूप जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड और H2O यानी जल के 2 अणु प्राप्त होंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला कथन, और अगला कथन है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देते हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट है ना, C एल्युमिनियम सल्फेट, तो यहां पर जो इसका सूत्र होगा Al2SO4 थ्राइस, है ना। यह एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है। यह क्या है, यह एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है। जब इसकी अभिक्रिया हम बेरियम क्लोराइड के साथ में करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। जब इनकी हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो यहां पर क्या होगा, हमें प्राप्त होता है BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यदि हम इसे क्या करें, इसे संतुलित करने की यदि हम कोशिश करेंगे तो हमें यहां पर सबसे पहले इस तरीके से यहां पर हमें 3 लिखना होगा, तब क्लोरीन 6 हो जाएंगे। इससे बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर जो है क्या लिखना होगा, यहां पर हमें जो है 2 लिखना होगा। अब सल्फेट के 3 अणु और बेरियम के 3 अणु को बैलेंस करने के लिए यहां पर भी हमें 3 लिखना होगा। तो इस तरीके से अब आप देखिए, इस तरफ एल्युमिनियम के 2 है, उस तरफ भी एल्युमिनियम के 2 है। यहां पे सल्फेट के 3 है, यहां पर भी सल्फेट के 3 अणु है। यहां पे बेरियम के 3 अणु है, यहां पर भी बेरियम के 3 अणु हो गए। और यहां पर भी जो है क्लोरीन के 3 दूनी 6 है, और उधर भी यदि आप देखें तो जो क्लोरीन जो है उसके 3 दूनी 6 जो है परमाणु हो गए। अर्थात यहां पर दोनों तरफ जो है क्या हुआ, दोनों तरफ यहां पर यह संतुलित हो गया। चूंकि यहां पर अवक्षेप बन रहा है तो यहां पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। किसका अवक्षेप बनेगा, यहां पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा। और इस तरीके से यदि हम देखें तो अवक्षेप को प्रदर्शित करने के लिए हम डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ एक जो एरो है तीर का निशान लगाते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़े और देखें हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पोटेशियम धातु, जी हां, पोटेशियम धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम धातु, तो डी पोटेशियम धातु, जी हां, पोटेशियम का सूत्र होता है K। जब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग
जल के साथ में कराते हैं तब परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें हाइड्रोजन गैस तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। याद रखिएगा, यह जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसे कास्टिक पोटाश के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग इसे बैलेंस करने की कोशिश करें। कैसे करें बैलेंस, बताइए। यदि हम यहां पर देखें तो 2 हाइड्रोजन है और उधर 3 हाइड्रोजन है। तो यदि मैं यहां पर उदाहरण के तौर पर यदि मैं 2 हाइड्रोजन कर देता हूं तो यह 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहां पर भी इस तरीके से यह तो बैलेंस हो गया। जी हां, ये बैलेंस हो गया। देखिए जरा, यहां पे 2 पोटेशियम, वहां पे भी 2 पोटेशियम, यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2 + 2 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो यह जो अभिक्रिया है क्या हो गई है, यह अभिक्रिया बैलेंस हो गई है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या करना है हमें, इन समीकरणों को हमें क्या करना है, इन समीकरणों को हमें संतुलित करना है। पहली अभिक्रिया है नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है इसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। जब इस नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तब हमें कैल्शियम नाइट्रेट, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट तथा H2O प्राप्त हो रहा है। तो आइए इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहां पे नाइट्रेट के 2 अणु हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहां पर 2 लिखना होगा। और जैसे ही हम लोग यहां पर 2 लिखते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे ही हम यहां पर 2 लिखते हैं वैसे ही यहां पर नाइट्रेट के अणु तो बैलेंस हो गए हैं, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन 2 हो गए हैं। यहां पर हाइड्रोजन क्या है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है। तो 2 और 2 4, इसके लिए हमें यहां पर भी 2 लिखना होगा। देखिए जरा, अब यह बैलेंस हो गए हैं क्या, हाँ। 2 HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर कैल्शियम नाइट्रेट तथा 2 H2O बनाएंगे। तो यहां पर 2 नाइट्रेट है, यहां पे भी 2 नाइट्रेट है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, वहां पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। यहां पर 2 हाइड्रोजन + 2 हाइड्रोजन मिलके 4 हाइड्रोजन हो गए। इस तरीके से यह बैलेंस हो गया है। तो यहां पर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो बैलेंसिंग है, यह बैलेंसिंग जो है यह प्रैक्टिस का विषय है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी मतलब जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आप बैलेंसिंग के सॉल्व करोगे, आपके लिए यह चुटकी का खेल हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यदि हम अगला प्रश्न देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करते हैं तो सोडियम सल्फेट तथा जल के अणु का निर्माण हो रहा है। और यदि हम इसे देखें तो यहां पर सोडियम के 2 अणु है, इसीलिए हमें यहां पर 2 लिखना होगा। और जैसे ही हम यहां पर 2 लिखते हैं वैसे ही सल्फेट बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर भी 2 लिखना होगा। अब देखिए, है ना, 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो अब यह बैलेंस है। अगली अभिक्रिया में जब हम लोग NaCl की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराते हैं तब हमें AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड तथा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है। अब मुझे यह बताइए कि क्या हमें इस अभिक्रिया को बैलेंस करने की जरूरत है क्या? सोचिए, यदि आप इसे थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस अभिक्रिया को जो है बैलेंस करने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ Na 1-1 है, दोनों तरफ Cl 1-1 है, दोनों तरफ Ag 1-1 है और दोनों ही तरफ जो नाइट्रेट है यानी NO3 जो आयन है वह दोनों ही तरफ बराबर है। तो इसे यहां पर बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको आप देखिए और जब हम इसे देखें तब हमें समझ में आता है कि जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO के साथ कराई जाती है तो हमें बेरियम सल्फेट तथा HCl प्राप्त होता है। दोनों तरफ हर एक अणु बैलेंस है केवल क्लोरीन और हाइड्रोजन को छोड़कर।
तो यदि मैं यहां पर 2 का इसमें गुना कर देता हूं तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप यह दोनों ही क्या होगी, परिणाम स्वरूप दोनों मतलब यह जो इक्वेशन है, अब यह समीकरण है वह क्या हो जाएगा, वह संतुलित हो जाएगा। तो यहां पर जिस समय हम लोगों ने समीकरणों को संतुलित करना सीखा था, वहां पर भी मैंने आपसे एक ही बात कही थी, और वह बात यह थी कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा तेजी से आप इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, इन्हें आप संतुलित कर सकते हैं। और आप मेरा यकीन मानिए, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में, जी हां, कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप समय लेकर बैलेंस करेंगे तो भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन जब बोर्ड परीक्षाओं में जब हम लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो हमें समय का भी ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए इन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहला ए जो है, ए को हम यहीं पे लिख रहे हैं। तो यदि हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल। तो यहां पर आप देखकर बताइए कि क्या इस समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता है क्या। दोनों तरफ कैल्शियम 1-1 है, दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन के जो अणु है 4-4 है। देखिए यहां पर 2, यहां पर 2, वहां पर 3 और 1 2, और दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वह बराबर है। तो इस समीकरण को हमें क्या नहीं करना है, इस समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। बी, जिंक सिल्वर नाइट्रेट। तो जो जिंक है उसका सूत्र होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट जो है वह है AgNO3। जब यह आपस में अभिक्रिया करता है तब हमें प्राप्त होता है जिंक नाइट्रेट। क्या प्राप्त होगा, जिंक नाइट्रेट। क्या प्राप्त होगा, जिंक नाइट्रेट तथा सिल्वर यानी चांदी, जिसका सूत्र होता है Ag, जिसका संकेत होता है Ag। तो यदि हम यहां पर ध्यान से देखें तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर जब हम 2 लगाते हैं तब, और यहां पर जब हम 2 लगाते हैं तब दोनों तरफ जो है वह जिंक की संख्या बराबर हो गई, सिल्वर की संख्या भी बराबर हो गई, और जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट की भी संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस तरीके से यह जो है बी जो इक्वेशन है, समीकरण है, इसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। आइए सी की जब हम लोग बात करें तो सी में क्या दिया गया है, सी में दिया गया है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड। तो जब हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड जो है जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होगा, हमें प्राप्त होगा AlCl3 प्लस कॉपर। तो यहां पर हम इसे कैसे बैलेंस करें, तो यदि हम यहां पर 3 लिख दे और यहां पर हम 2 लिख दे, यहां पर हम 3 लिख दे और यहां पर यदि हम 2 लिख दे तो देखिए यह बैलेंस हो गया क्या, हाँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यह दूसरी अभिक्रिया जो है एल्युमिनियम तथा कॉपर क्लोराइड जो है प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड तथा कॉपर हमें प्राप्त हो रहा है, यह जो इक्वेशन है, यह जो अभिक्रिया है वह क्या हो गई, यह अभिक्रिया बैलेंस हो गई है। तो इस तरीके से हमने 3 अभिक्रिया बैलेंस कर ली। चौथी, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, है ना, बेरियम क्लोराइड जो डी है वह क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2
फिर क्या है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। जब यहां पर आपस में अभिक्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो यदि आप यहां पर ध्यान से देखें तो दोनों तरफ बेरियम और सल्फेट बराबर है, किंतु क्लोरीन और पोटेशियम जो है वह संतुलित नहीं है। इसीलिए यदि हम इसके आगे यहां पर 2 लिख दें, इसके आगे यदि हम यहां पर 2 लिख दें तो यह जो इक्वेशन है, जी हां, यह जो इक्वेशन है यह क्या हो जाएगा, यह संतुलित हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने जो है इस प्रश्न में क्या किया, इस प्रश्न में हम लोगों ने संतुलित करना सीखा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। और प्रश्न 8 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताए। तो यहां पर क्या है, यहां पर यदि हम देखें तो पहला क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। याद रखिएगा मैं यहीं पर लिख रहा हूं पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2। जब यह आपस में अभिक्रिया करते हैं तब परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, हमें प्राप्त हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, अब संतुलित करने की कोशिश कीजिए। हमें संतुलित करने की आवश्यकता है क्या, हां है। क्यों, क्योंकि यहां पर यदि हम देखें क्यों आवश्यकता है हमें संतुलित करने की, सोचिए, क्योंकि इधर आयोडीन के 2 है, इधर आयोडीन का 1 है। तो उसके लिए यदि मैं यहां पर 2 लिखता हूं तो मुझे यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी 2 लिखना होगा। जैसे में ही मैं यहां पर 2 लिखता हूं, यह जो समीकरण है वह क्या हो जाएगा, वह संतुलित हो जाएगा। तो इस तरीके से यह इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है। और यहां पर यह भी पूछा गया है कि इस अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो यहां पर आप स्वयं इसका उत्तर लिखने की कोशिश करें कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखिए आयोडीन ब्रोमीन की जगह ले रहा है और ब्रोमीन आयोडीन की जगह ले रहा है, अर्थात यह जो अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया जो है यह कैसी है, यह द्विविस्थापन है ना, यह याद रखिएगा, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना। इसको आप लिख लीजिएगा, है ना, कि ए अभिक्रिया जो है वह क्या है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बी है ना, बी को मैं यहां लिख रहा हूं, जिंक कार्बोनेट है ना, यह क्या है, जिंक कार्बोनेट। जब जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं परिणाम स्वरूप हमें जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। तो यहां पर यदि जब हम इसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है, दोनों ही तरफ समान अणु है। जिंक के दोनों तरफ 1 है, कार्बन के दोनों तरफ 1-1 है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 3-3 है। तो इस तरीके से यह क्या है, यह बैलेंस है। लेकिन इस अभिक्रिया का यदि हम प्रकार की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखिए कि एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट रहा है, और जब एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यह क्या है, यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह क्या है, यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पर जो C जो है यह क्या है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2, क्लोरीन गैस का सूत्र Cl2, और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तब परिणाम स्वरूप हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, और यह इसका बैलेंस इक्वेशन है। अब आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, यह दोनों अभिकारक है और यह दोनों अभिकारक आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, यह दोनों अभिकारक आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, अर्थात 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह हम लोगों ने उसका अध्ययन भी किया है। इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोग या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे।
तो यह क्या है, इसका यह है संयोजन अभिक्रिया। यह क्या है, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन बना रहे हैं। इसे हम अगले प्रश्न पे देखते हैं। क्या कि जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से की जा रही है, तब परिणाम स्वरूप हमें मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। यही हो रहा है। तो इसको यदि हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम यहां पर हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। देखिए मैग्नीशियम खुद हाइड्रोजन की जगह जाकर जुड़ गया है ना, और इस तरीके से उसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। इसीलिए यह अभिक्रिया क्या होगी, यह अभिक्रिया जो है यह विस्थापन अभिक्रिया, यह क्या है, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह क्या है, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किंतु यह संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए हमें यहां पर HCl के साथ आगे जैसे ही हम 2 लिखेंगे तो दोनों तरफ आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों ही तरफ जो है अणुओं की जो संख्या है वह क्या हो जाएगी, वह बैलेंस हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, है ना। तो हम लोगों ने जो है वियोजन अभिक्रियाओं का भी अध्ययन किया है। हमने 5 प्रकार की विभिन्न अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। उन्हीं में से एक जगह पर हमने ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी पढ़ी। तो सबसे पहले यहां पर हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे, हम उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण है ना, याद रखिएगा, जो दहन है, दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जब हम कार्बन जो है इस कार्बन का दहन करते हैं तो परिणाम स्वरूप यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है, लेकिन साथ में यहां पर जो है ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इसी कारण से दहन, याद रखिएगा, जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं हैं, समस्त दहन की अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। अब दूसरा जो हिस्सा है इस प्रश्न का वह क्या है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी है ना अभिक्रिया है। तो आप ही बताइए क्या होगा, हमने इसका अध्ययन किया है, नाम से समझ में आ रहा, जहां पर ऊष्मा को शोषित किया जा रहा है, ऊष्मा को सोखा जा रहा है, या जहां पर अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण अर्थात
ऊष्मा बाहर से, ऊष्मा को क्या है, बाहर से देना होता, ऊष्मा बाहर से दी जाती है, इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण अर्थात ऊष्मा बाहर से दी जाती है, उन्हें उस ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो वियोजन, याद रखिएगा, जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती है, अधिकांश वियोजन अभिक्रियाएं जो है किस कारण से होती है, वह ऊष्मा के शोषण के कारण ही होती है, अर्थात वह अभिक्रिया होती ही ऊष्मा के शोषण के कारण है। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं इसका उदाहरण कि जब हम लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यहां पर मैंने जो तीर का निशान लगाया है, यह आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि इसका मतलब होता है गर्म करना, यानी बाहर से ऊष्मा प्रदान करना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो परिणाम स्वरूप जो है हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से ऊष्माक्षेपी जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं है वह ऊष्माक्षेपी होती है, और जितनी भी वियोजन की अभिक्रियाएं होती है वह हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें ऊर्जा बाहर से दी जाती है, उसमें ऊष्मा बाहर से दी जाती है, इसीलिए उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, है ना। तो हम जानते हैं इसका उत्तर हो सकता है ऐसा। यहां पर जब हम लोगों ने इस बिंदु को समझा था तो वहां पर विस्तार से हम लोगों ने समझा था कि जो श्वसन है उसे हम लोग अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं, और यह जो रेस्पिरेशन है यह सांस लेना या छोड़ना जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, उसे हमने विस्तार से समझा। तो आइए इसका हम लोग उत्तर समझते हैं। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसमें ग्लूकोज वायु की उपस्थिति में, जिसमें ग्लूकोज वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा अणु, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अणु, जल तथा एटीपी, है ना, जिसमें ग्लूकोज वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी यानी ऊर्जा अणु में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्पन्न, इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया है। और हम जानते हैं कि श्वसन में क्या हो रहा है, C6H12O6, इसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, यह ग्लूकोज का सूत्र है और इसे हम लोगों ने विस्तार से समझा भी है। जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तब यहां पर ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, जल के अणु के साथ साथ यहां पर एटीपी का निर्माण होता है। और यह जो एटीपी है, इस एटीपी का जो फुल फॉर्म है उसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या जिसे हम लोग ऊर्जा का अणु कहते हैं या ऊर्जा अणु के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से यहां पर जब यह अभिक्रिया होती है तो यह अभिक्रिया में एटीपी अणु का निर्माण होता है। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यह याद रखना है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी के अणु में टूटना ही एक्चुअली श्वसन कहलाता है। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी समझा है और अभी भी मैंने कहा था, श्वसन का मतलब सांस लेना और छोड़ना नहीं है। इसे तो हम लोग क्या कहते हैं, साधारणतः इसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन का मतलब होता है कोशिकीय स्तर पर ग्लूकोज का ऊर्जा अणु में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो इस तरीके से यह हमें याद रखना है कि यह जो श्वसन है, यह श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनका हमने विस्तार से अध्ययन किया है और उस आधार पर यहां पर हम लिख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया, सबसे पहले हमें वियोजन अभिक्रिया लिखना होगा। वियोजन अभिक्रिया क्या है, हम अच्छे से जानते हैं कि जब एक अभिकारक ऊर्जा के उपस्थिति में, जब एक अभिकारक ऊर्जा के उपस्थिति में दो या अधिक उत्पादों में टूटता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने देखा है कि एक अभिकारक टूटकर, यानी एक बड़ा अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है, इसीलिए हम इसे वियोजन कहते हैं, है ना। और वियोजन का हम लोगों ने उदाहरण भी देखा है कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं, तब परिणाम स्वरूप हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके विपरीत, है ना, इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। है ना, यहां पर एक बड़ा छोटे में टूट रहा है, वहीं पर क्या होगा, यहां पर दो या दो से अधिक छोटे जो अभिकारक है वह मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यह क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, है ना।
अतः अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। है ना? तो इस तरीके से हमें यह याद रखना है कि वियोजन और संयोजन अभिक्रियाएं क्या है, यह दोनों ही एक दूसरे के क्या होती है, यह दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होती है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो हम लोगों ने विस्तार से समझा है कि जब भी वियोजन होता है तो वियोजन का मतलब टूटना या तोड़ना। टूटने या तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होगी, बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह जो ऊर्जा है, यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में, या यह ऊर्जा जो है वह विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। तो इस आधार पर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का इस्तेमाल हो रहा है वियोजन में, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं या ऊष्मा शोषी वियोजन कहते हैं। जिसमें प्रकाश के माध्यम से विभाजन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और जिसमें विद्युत के माध्यम से वियोजन होता है, उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। इसका विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले ऊष्मा के माध्यम से होने वाला वियोजन, ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, या जिसे ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। तो हम जानते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जो है वह क्या है, जिसमें ऊष्मा के माध्यम से वियोजन हो रहा है। तो इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या होगा, बहुत ही सरल सा उदाहरण। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, इसे हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यहां पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो रही है। तो यह क्या है, यह ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं किसकी, प्रकाश की, जहां पर प्रकाश के माध्यम से वियोजन हो रहा है, उसे हम प्रकाश वियोजन या प्रकाशीय वियोजन कह सकते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया को हम लोगों ने विस्तार से समझा था, जिसमें हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, जी हां, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जो है उसकी क्रियाविधि को समझा था। तो वहां पर क्या होता है उस अभिक्रिया में होता है कि जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, जब हम उसे प्रकाश में बाहर लेकर आए या प्रकाश में रखते हैं, तो यह जो सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है, यह क्या है, यह सिल्वर धातु यानी चांदी धातु तथा ब्रोमीन में क्या हो जाता है, यह विभक्त हो जाता है, अर्थात यह वियोजित हो जाता है। तो यहां पर सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन जो है वह प्रकाश के कारण हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए इसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। हम लोगों ने जो है विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण पढ़ा है ना, जिसमें क्या हो रहा था, विद्युत के माध्यम से, जी हां, जिसमें क्या हो रहा था, विद्युत के माध्यम से क्या हो रहा था, विद्युत के माध्यम से वियोजन हो रहा था। तो उसे हम कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। और यहां पर विद्युत वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वह है कि जब हम लोग जल का विद्युतीय वियोजन करते हैं, तब परिणाम स्वरूप जल जो है वह हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरीके से जो है यहां पर क्या है, यह ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, यह प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, और यह जो है यह विद्युत अपघटनी वियोजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है।
इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो यहां पर विस्थापन अभिक्रिया में हम जानते हैं क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया में, जब भी विस्थापन अभिक्रिया होती है तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। किंतु द्विविस्थापन में क्या होता है? किंतु द्विविस्थापन में समान आयन एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। यह इनमें मुख्य अंतर है। और उदाहरणों की बात करें तो हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से इस को समझा भी है, पर यहां पर उदाहरण की बात करें हम लोग तो यहां पर यदि हम देखें तो जब हम यहां पर क्या करें, जब हम यहां पर जिंक की अभिक्रिया जब हम लोग कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो हमें यहां पर जिंक सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह क्या है? यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह जो जिंक है, यह जिंक इस कॉपर को क्या कर रहा है? हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? क्योंकि जो जिंक है वह अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। तो इसीलिए जो है यहां पर क्या है? यहां पर यह विस्थापन, यह क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। यह क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। वहीं पर यदि हम इस उदाहरण की बात करें कि जब हम यहां पर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम सल्फेट से करा रहे हैं, तब क्या होगा? तब यहां पर हमें बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो है क्या हो रहा है? यहां पर क्लोरीन जो है यह भी ऋण आवेशित है। क्लोरीन जो है यह भी ऋण आवेशित है। जो सल्फेट जो है यह भी ऋण आवेशित है। यह क्या कर रहे हैं? यह दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि सल्फेट क्लोरीन को विस्थापित कर रहा है, क्लोरीन सल्फेट को विस्थापित कर रही है। या हम यह भी कह सकते हैं कि जो बेरियम है, बेरियम पर धनावेश है, सोडियम जो है सोडियम पर भी धनावेश होता है। अर्थात यहां पर बेरियम सोडियम को विस्थापित कर रहा है और सोडियम बेरियम को विस्थापित कर रहा है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहां पर यह जो है वह द्विविस्थापन, यह जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है यह द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो इस तरीके से यहां पर हमें यह याद रखना है कि विस्थापन में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित करता है, बल्कि विस्थापन द्विविस्थापन में क्या होता है? दोनों समान आयन अपनी जगह बदल लेते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अभिक्रिया लिखिए। हम जानते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है
AgNO3। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका सूत्र क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है AgNO3। जब हम इसकी अभिक्रिया कॉपर धातु से कराते हैं तब क्या होता है? तब यहां पर यह जो कॉपर धातु है क्या करेगी? यह कॉपर धातु सिल्वर धातु को विस्थापित कर देगी और हमें प्राप्त होगा कॉपर नाइट्रेट। हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा कॉपर नाइट्रेट तथा सिल्वर धातु, है ना। तो यहां पर यह अभिक्रिया है और इसका जो क्या कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन या विस्तृत रूप है वह हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस प्रक्रम में कॉपर धातु सिल्वर धातु से अधिक क्रियाशील है, अतः विस्थापन विधि द्वारा सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है ना। क्या हो रहा है कि यह सिल्वर नाइट्रेट है। यदि हमें इस सिल्वर नाइट्रेट से हमें शुद्ध सिल्वर धातु चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें इस सिल्वर नाइट्रेट से अधिक क्रियाशील जो धातु है उसके साथ में हमें अभिक्रिया करानी है। तो परिणाम स्वरूप यह कॉपर जो है इस सिल्वर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा और हमें यहां पर जो है शुद्ध सिल्वर धातु मिल जाएगी और इसे हम इस तरीके से जो है संतुलित कर सकते हैं। जब हम इसे संतुलित करेंगे तो हमें इस तरीके से लिखना होगा। तो यह संतुलित समीकरण है और यह इसका प्रक्रम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के रूप में अघुलनशील उत्पाद बनता है एवं वह पात्र के तली में अवक्षेपित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। हम जानते हैं कि जब हम बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराते हैं तब यहां पर क्या होता है? बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड जो है इसकी हमें प्राप्ति होती है और यहां पर परिणाम स्वरूप यह बेरियम सल्फेट जो है हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है
और जो अवक्षेप है उसे साधारणतः इस तरीके से नीचे वाले तीर यानी डाउन एरो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम जो है क्या कह सकते हैं, इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। तो क्या होती है अवक्षेपण अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के रूप में अघुलनशील उत्पाद बनता है एवं वह पात्र के तली में अवक्षेपित हो जाता है, अर्थात वह नीचे बैठ जाता है। ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो यहां पर है उपचयन, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उपचयन जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। जो उपचयन है इसे हम ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। और ऑक्सीजन के योग के आधार पे हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जब हम इस कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहां पर कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अर्थात यहां पर क्या हो रहा है, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। अर्थात जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसका ऑक्सीकरण या उसका उपचयन होता है। वहीं पर यदि हम अपचयन की बात करें, यदि हम अपचयन की बात करें तो अपचयन को हम लोग अंग्रेजी में रिडक्शन भी कहते हैं, है ना। कई बार हमें अंग्रेजी शब्द भी याद रखने चाहिए। तो जो अपचयन है उसे हम लोग रिडक्शन भी कहते हैं। तो रिडक्शन क्या है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है या ह्रास होता है उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं, है ना। और इसका हम लोग उदाहरण लिख सकते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, यदि हम देखें तो जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को क्या करते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म करते हैं, तब हमें शुद्ध कॉपर तथा जल के अणु की प्राप्ति होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यह जो कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से, जी हां, इस तरीके से यह जो है उपचयन की अभिक्रिया है। यहां पर जो है यह बिंदु हमें ध्यान से याद रखना है
कि यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीजन यदि बाहर जा रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन यदि बाहर जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो हम जानते हैं, अभी हमने अध्ययन किया है, हम जानते हैं कि तांबा भूरे रंग का चमकीला पदार्थ है, चमकीला तत्व है, और जब हम उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काला रंग धारण कर लेता है। तो क्या है? यहां पर लिखते हैं X तांबा है क्योंकि तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का यौगिक बनता है ना? तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी? जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? गर्म करते हैं, तब यहां पर कॉपर ऑक्साइड बनता है ना? तो यहां पर जो तांबा है वह X है, और जो नया यौगिक बनता है यह क्या है? कॉपर ऑक्साइड। यह काले रंग का, यह जो है, यह काले रंग का जो पदार्थ बनता है वह कॉपर ऑक्साइड है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसका उत्तर कि X क्या है? X कॉपर है तथा काले रंग का बना पदार्थ या यौगिक क्या है? कॉपर ऑक्साइड है ना? तो इस तरीके से जो है यह इसका उत्तर होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? हम अच्छे से जानते हैं, दैनिक जीवन में हमने देखा है कि हमारे घरों में जितनी भी लोहे की चीजें हैं, खासकर यदि वह घर के बाहर रहती है तो उसे हमें पेंट करना होता है। जो घर के बाहर जो लोहे के गेट है या घर के बाहर जो फेंसिंग है, यदि उसमें लोहा लगा है या लोहे से बना हुआ कोई औजार है तो उसे हमें पेंट करके रखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम पेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है? आप अच्छे से जानते हैं, उसमें जंग लग जाता है, और जंग क्या है? एक प्रकार का संक्षरण है। तो आइए इसका उत्तर लिखें हम लोग। इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका उत्तर लिख सकते हैं कि लोहा एक क्रियाशील धातु है। लोहा एक क्रियाशील धातु है। यह आर्द्र वायु में संक्षरित होकर जंग का निर्माण करता है। अतः जंग लगने से बचाने हेतु हम पेंट करते हैं, है ना? यह याद रखना है ना? और यह तो दैनिक जीवन का उदाहरण है कि जो लोहा है एक क्रियाशील धातु है। यह आर्द्र वायु में, यानी ऐसी वायु जिसमें नमी भी हो, है ना?
गर्मी के दिनों में आपने जंग लगते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ बरसात में आपने जंग लगते हुए देखा होगा, क्योंकि वहां पर वायु भी है और नमी भी है। तो लोहा एक क्रियाशील धातु है, यह आर्द्र वायु में संचरित होकर जंग का निर्माण करता है। अतः जंग लगने से बचाने हेतु तो हमें क्या करना है, हमें जो है पैंट करना है। क्योंकि पैंट क्या करती है, यह पैंट लोहे की धातु तथा आर्द्र वायु के बीच में क्या करती है, एक पतली परत, अक्रियाशील परत का निर्माण करती है। इसी कारण से जो है हमें क्या करना है, हमें इन्हें लोहे को हमें पैंट करके रखना होता है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो हम जानते हैं चिप्स हम सब को पसंद है, और चिप्स के पैकेट की सबसे खास बात क्या है कि उसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा भरी रहती है ना। ऐसा होता है ना कि बड़ा सा पैक होता है, आप इतना बड़ा पैक खरीदिए, वो 25 रुपए का है, और आप सोचते हैं कि उसके पैकेट के भर चिप्स हो गए, लेकिन जब आप खोलते हो तो बम उसको उसमें 10 12 15 चिप्स होते हैं, बाकी की हवा होती है। वह हवा क्या है, एक्चुअली वह साधारण वायु ना होकर वह क्या है, वह नाइट्रोजन गैस है। और क्यों है इसका हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है। तो इसका हम उत्तर क्या लिख सकते हैं कि इसका उत्तर लिख सकते हैं कि तेल एवं वसायुक्त, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं। जब वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तब यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती। क्या कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो है वह वायु की उपस्थिति में, वायु यानी मुख्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं। जब वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तब यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है, और जो हमारे तेल तथा वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है वह कैसे रहते हैं, वह सुरक्षित हो जाते हैं। तो यही कारण है कि क्या है, जो चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी हुई होती है तो एक्चुअली वह हवा ना होकर वह मुख्यतः क्या होती है, वह मुख्यतः नाइट्रोजन गैस होती है। तो आइए हम देखते हैं और पढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा पद है वह है संक्षारण, है ना। पहला क्या है, संक्षारण। तो हम जानते हैं क्या है संक्षारण, क्रियाशील धातुएं वायु, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया कर अपनी
धात्विक गुणों का ह्रास करती है, इसे संक्षारण कहते हैं, है ना। जितने भी क्रियाशील धातुएं हैं वह वायु, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया कर अपनी धात्विक गुणों का ह्रास करती है। इसे हम क्या करते हैं? इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग कॉपर जैसी धातु को ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं तो यह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। वहीं पर जब जो है लोहा जो है, लोहे को जब वायु की उपस्थिति और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं, तब यह जो है क्या है? Fe2O3 यानी जंग का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? धातुएं जो है वह क्या हो रही है? धातुएं संचरित हो रही है। और जब धातुएं संचरित होती है तो क्या होगा? उनके जो धात्विक गुण है, चाहे वह धात्विक चमक हो, धात्विक ध्वनि हो, चाहे विद्युत का सुचालकता हो, चाहे ऊष्मा की सुचालकता है, यह जो धात्विक जो गुण है वह कम होना चालू हो जाते हैं, उनके गुणों में कमी आ जाती है, ह्रास हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। अगला है विकृत गंधिता। हालांकि इसके पहले का जो प्रश्न है उसमें हम लोगों ने विकृत गंधिता को समझा है, लेकिन फिर भी हम यहां लिख सकते हैं कि विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधिता हासिल कर लेती है ना। जो तेलीय पदार्थ है वह वायु की उपस्थिति में क्या हो जाएंगे? उनका ऑक्सीकरण होगा, और जब ऑक्सीकरण होगा तो उनमें से उनका स्वाद या उनका जो गंध है वह बदल जाएगा, और इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधिता हासिल कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप इन खाद्य पदार्थों में से बदबू आती है तथा इनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं।